शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने को बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार सभी आमंत्रित कवियों का, और जो हमारे बीच में अति विशिष्ट सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि, राष्ट्र चिंतक और ओज के प्रखर शिखर पुरुष और काव्य ऋषि जिनको जाना जाता है, ऐसे गजेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित है संजीव जैन जी। संजीव जैन जी, आप प्रधान जिला न्यायाधीश कड़कड़डुमा आप रहे हैं, अभी हाल में ही सेवानिवृत्त हुए हैं और बहुत ही विद्वान कवि हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार नीरज त्यागी जी हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में दो अति विशिष्ट लोग अभी कोहरे की वजह से अभी लेट हैं। एक तो डॉक्टर राम अवतार वैरवा जी, निदेशक आकाशवाणी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, वो बीच में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे बीच में डीडी उर्दू पर कार्यक्रम आता है कवि हाजिर, उसके निर्माता डॉक्टर सैयद नज़म इकबाल जी भी बस 2 मिनट में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। हमारे बीच में दो और विशिष्ट व्यक्ति, संजय अग्रवाल जी। तो सबसे पहले मैं अपने मानद निदेशक अक्षय कुमार अग्रवाल जी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव जैन जी और हमारे साथ बिल्कुल नए रूप से जुड़े हैं नीरज त्यागी जी, मानद निदेशक, अंगवस्त्र पहना करके स्वागत सत्कार करें। जोरदार ताली के साथ आप ताली बजाते रहे। संजीव जी आइए। गजेंद्र सोलंकी जी का अंगवस्त्र पहना करके, हाँ, मैं हमारे डीडी उर्दू के कवि हाजिर के प्रोड्यूसर, दूरदर्शन उर्दू के प्रोड्यूसर सैयद नज़म इकबाल जी आ गए हैं। मैं सैयद नज़म इकबाल जी, संजीव जैन जी, सभी से आमंत्रित करूंगा। जब आप सबसे पहले मैं आपको ये शील्ड जो है राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न
विश्वख्यात ओजस्वी कवि, गीतकार और काव्य ऋषि। यह हमारा गौरव है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आज जिनकी पंक्तियों को सुनकर के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था, वो कवि थे चंद्रवरदाई। और आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हम ऐसे काव्य ऋषि का सम्मान गजेंद्र सोलंकी जी का चंद्रवरदाई के द्वारा, चंद्रवरदाई सम्मान के द्वारा हम सम्मानित करें। सैयद नजम इकबाल जी, नजम इकबाल जी आप आइए बीच में। संजीव जी आप। तालियां कम हैं। हाँ, जा जोरदार तालियां बजती रहें। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये काव्य अनुष्ठान निरंतर 22 वर्ष से अर्थात 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ और अभी तक निरंतर चल रहा है और वो भी आगे चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मूल आधार है कविता की सूचिता और सहभागिता। सहभागिता का अर्थ है इसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ अग्रज कवि हों, चाहे मंचीय कवि हों, चाहे नवांकुर कवि हों, सब सहभागिता करते हैं तन मन धन से। जो वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि होते हैं, अगर आप उनका समय की कीमत जाने तो आज स्वयं गजेंद्र सोलंकी जी भी 2 लाख मानदेय सहर्ष आनंद पूर्वक दिया जाता है समय की कीमत। इसके बावजूद भी गजेंद्र सोलंकी जी अथवा बड़े बड़े कवियों के पास समय नहीं था, वो अकिंचन सतमोला कवियों की चौपाल में अपने समय का दान देते हैं। अर्थात उन्होंने सतमोला कवियों की चौपाल में आर्थिक रूप से इस प्रकार से समय दान दिया। मंचीय कवि, कोई भी आज अच्छा समृद्ध मंच 25-30 हज़ार से नीचे के कवि मंचीय कवि नहीं होता, वो समय देते हैं। और नवांकुर कवि अपना वो गुरु दक्षिणा स्वरूप अपना सहयोग देते हैं सदस्य बन करके। तो ये जो सहभागिता का सिद्धांत है, यही एक 22 वर्ष नहीं, ये कार्यक्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कमिटमेंट है सतमोला कवियों की चौपाल की, सतमोला कवियों की चौपाल के स्पॉन्सर सतमोला कंपनी की और चैनल की। और इसमें आप सहर्ष जो आप सहभागिता करते हैं, इसका यही एक आनंद है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि काव्य जगत, काव्य मंच पर अनेक प्रकार की विभूतियां हैं और सतमोला कवियों की चौपाल ने एक परंपरा प्रारंभ की पत्रकारिता और कविता क्षेत्र में। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य अमिट योगदान दिया है, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारे बीच में आज अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि गजेंद्र सोलंकी जी स्वयं उपस्थित है। जरा जोरदार ताली के साथ उनका धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं उर्दू के प्रख्यात शायर, डीडी उर्दू कवि हाजिर के निर्माता निर्देशक। आप भी अनेक लोग, आपको भी डॉक्टर सैयद नजम इकबाल जी ने आपको आमंत्रित किया होगा, आप आ चुके हैं। ऐसे खुद निर्माता निर्देशक कवि हाजिर के प्रोड्यूसर, डीडी उर्दू के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद नजम इकबाल जी हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है देश के सुप्रसिद्ध विद्वान कवि संजीव जैन जी।
संजीव जैन जी पूर्व में प्रधान न्यायाधीश हैं कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के। तो आज जो ये गौरव का क्षण हम इस समय जो जी रहे हैं वर्तमान में, ये एक माइलस्टोन बनने जा रहा है और ये एक ऐसा माइलस्टोन होगा जो आगे के अनेक कवियों को ये कार्यक्रम एक दिशा निर्देश देगा, मार्गदर्शन देगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे बीच में कविता जगत के काव्य ऋषि, राष्ट्र चिंतक और कविता की अनेक विधाओं के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, चाहे वो उनके कई रिसर्च पेपर हों, उन सब में आप बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी व्यक्ति हैं। तो मैं ऐसे देश के प्रख्यात ओज कवि गजेंद्र सोलंकी जी से हम बातचीत प्रारंभ करते हैं। मंचों पर कविता तो होती ही है और मंचों पे कविता मात्र जितना मैंने परिचय दिया उतना होता है, लेकिन जब हम संवाद करते हैं, साहित्य संवाद करते हैं, उससे एक संपूर्ण व्यक्तित्व और परिचय की जानकारी सभी को जाती है। तो हम बातचीत प्रारंभ करते हैं अपने काव्य ऋषि गजेंद्र सोलंकी जी से। गजेंद्र सोलंकी जी, टीवी चैनल के माध्यम से ये सबसे पहला प्रश्न है कि आप की ये काव्य यात्रा कब प्रारंभ हुई और कब आप, क्योंकि काव्य यात्रा आज के तो कई मंच हैं, ऑनलाइन मंच भी हैं, ऑनलाइन मंच पे आते आते स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया जाता है, लेकिन आपने बहुत पड़ाव देखे हैं। मैं साक्षी रहा हूँ, लेकिन मैं खुद आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ आपकी काव्य यात्रा, प्रारंभिक काव्य यात्रा के बारे में। पहले सभी टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी का अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात है कि ये सतमोला कवियों की चौपाल लगभग कितने 21-22 वर्षों से चल रहा है। आपको पता होगा, सर्वप्रथम महेश चंद्र शर्मा जी ने कहा था कि इस चैनल को, इस कवियों की चौपाल को मैं देखूं। बहुत सारे कारण थे जिसके कारण मैं उसको नहीं, कि आपने उसको संभाला, बहुत अच्छी बात है। तो जब कवि का, दरअसल को किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, बहुत सारे कारक उसमें होते हैं। अगर हम मतलब भारतीय धार्मिक उससे दृष्टि से देखें, या जो हमारे वेदांत दर्शन है और बहुत तरीके से, तो व्यक्ति का जो पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है 4 बातों से उसको माना जाता है। एक तो प्रारब्ध, पूर्व जन्मों का वो होता है कि भाई पिछले जन्म में क्या कैसे, मतलब निरंतर परंपरा है वो। दूसरा होता है ग्रह तारा नक्षत्रों की स्थिति, जिस पर पूरा ज्योतिष विज्ञान टिका हुआ है। तीसरी चीज होती है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। उसके हिसाब से मतलब और अनुवांशिकी में एक दो पीढ़ी का नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों पीढ़ियों जहाँ से मानव सभ्यता चली आ रही हो पूर्वजों से, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें एनकोड होता चला जाता है। किस पीढ़ी में कौन सा गुण प्रकट हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, वो अलग विषय। चौथी सबसे बड़ी बात होती है परिवेश। जिस परिवेश में व्यक्ति का पालन पोषण होता है, शिक्षा होती है, पारिवारिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, स्कूल कॉलेज का परिवेश है, तो उसकी कंडीशनिंग उस हिसाब से होने लगती है। तो जो प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं, इन सब चीजों के साथ तालमेल बनाती हैं। मेरा ऐसा अपना अनुभव है। तो मैं रिट्रोस्पेक्शन करता हूँ। आज के टाइम में बहुत सारा जीवन का वो प्रवाह है, समय के अनंत प्रवाह में सबका अपना कालखंड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन, जो अंतर
चिंतन होता है या पीछे देखते हैं, सिंहावलोकन करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे विषय निकल कर आते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो बचपन से ही था। चौथी क्लास में जो बाल सभाएं होती है ना स्कूल में, बाल सभाओं में कविता और गीत पढ़ते, अपने तो थी नहीं कविताएं, तो वो याद कर लेते थे गीत, इधर फिल्मी गीत हों, ये सब कुछ याद करके और बाल सभाओं में पढ़ते थे। वहाँ से एक रुचि अभिरुचि जागृत हो गई, आगे बढ़ता रहा। फिर 7वीं 8वीं क्लास से कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूल में, मतलब जो किसी प्रकार के जो प्रतियोगिता स्कूलों में जैसे होती हैं सामान्य रूप से, तो हम भी भाग लेते थे उसमें। तो ऐसा वहाँ से यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 10वीं 11वीं क्लास से थोड़ा थोड़ा अपनी तुकबंदी होने लगी। तो अपनी तुकबंदी, तो उसमें ज़्यादा तो कुछ सार होता नहीं है, तुकबंदी का तो मतलब तुकबंदी है। तो इस तरीके से औरों की कविताओं से पुरस्कार जीत लिए, सब कुछ रहा। धीरे धीरे ऐसे स्कूल कॉलेज तक आते आते 60-70 सर्टिफिकेट्स अलग अलग विधाओं में। वो एक कविता तक नहीं थी। मैं अच्छा मतलब गायन का भी मेरे को शौक था। मैं फाइन आर्टिस्ट, जैसा आपने बताया, 50 से ज़्यादा ऑयल पेंटिंग कैनवस पे रियलिज्म जो जानते हैं रियलिज्म पे बनाई हैं। कुछ मैंने फोटोग्राफ आपको शेयर किए थे, अगर आप चाहें तो उनको लगा सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी मैंने स्पोर्ट्समैन रहा। मैं स्पोर्ट्समैन में 12th क्लास में चैंपियनशिप उठाई एथलेटिक्स की। उसी समय क्रिकेट खेलते थे। दिल्ली में क्रिकेट खेलने के लिए आया था, जो लोग जानते नहीं जानते हैं, और अच्छे स्तर का क्रिकेट प्लेयर रहा हूं मैं। और उसमें दिल्ली DDCA की A डिवीज़न की क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल जो रहा, तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो स्वांतो सुखाय, मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता था, कुछ प्रोफेशन के लिए। फिर 30-32 साल पहले कवि सम्मेलनों में आना हो गया, क्योंकि बहुत सारे विषय थे कि जॉब करना चाहता नहीं था। और वो मेरी जो क्रिएटिविटी के वो थे ना, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मतलब प्रेरित करते, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अच्छा, इस तरीके से वो करते थे। तो सब इस तरह के जीवन चलता रहा। कवि सम्मेलनों में फिर जब आया तो 1-2 साल में आपके सामने ही वो देश विदेश में पूरा हो गया। 2002-3 तक जो है देश के साथ साथ विदेश तक, मतलब 95 से लगभग शुरू हुआ था, 94 से। तो ये सारा जो मतलब एक तरह प्रवाह है ना, तो वो अलग अलग उससे जैसे गोल तक पहुंचते हुए अलग अलग बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए ले जाते हैं, ऐसे ही। गजेंद्र जी, एक क्योंकि जहाँ मैं देखता हूँ, मुझे संभवतः इतना तो ध्यान है कि पहला टीवी कार्यक्रम कौन सा था जिससे आप पहले जुड़े? टीवी कार्यक्रम तो अर्ज किया है जो है अपने कुमार संजय जी ने शुरू किया था। वो पहला शो मेरा ही था वो। हाँ, तो आपका पायलट शो रहा होगा, मुझे ध्यान में नहीं है। मुझे कुमार संजय जी ने बुलाया था। तो टीवी शो उस तरीके से नहीं, मतलब प्रॉपर टीवी शो जिसको कहा जा सकता है, अर्ज किया है। शायद वो चुनावी समय था। हाँ, जो भी वैसे टीवी पर शो के अलावा वैसे आना कई बार हो चुका था। अब शो की बात कर रहे हैं जैसे, उसका मैं बता रहा हूँ। गजेंद्र जी, क्योंकि आप ने अनेक दशक आपने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों से, कवि समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ आपने काव्य मंच साझे किए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि आपका हमारे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी का आपका साथ रहा है। उनके समय आपके कुछ अनुभव होंगे? अनुभव देखिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा 1-2 मंच साझा किए थे। घर पे आया था जब वो बीमार चल रहे थे, कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम से हटके। लेकिन मुझे जो लगता है कि हिंदी कवि सम्मेलनों की जो परंपरा है वो सामान्य रूप से एक राष्ट्रवादी विचार के लोगों के द्वारा ज़्यादा संचालित और संयोजित की गई, मतलब आगे बढ़ा। और उसमें क्योंकि मेरा ठीक ठाक स्वर था, जैसे मेरा एक गीत बहुत पहले जब शुरू में मंचों पर आया था, तो उठ जाग भारत जाग रे, आलस से निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे, ये बहुत प्रचलित हुआ और बहुत सारे कार्यक्रमों में पढ़ना होता था। उसमें भारत का समग्र एक जागृति का आह्वान था, जो सामान्य रूप से कवियों का मैं मानता हूँ कि एक मनोवैज्ञानिक भी वो रहता है कि वो देशभक्ति कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद तो 400, 500, 600 कविताएं हुई होंगी, बहुत सारे ये रहे। तो उस तरीके से जो आप जो बता रहे हैं अपने पिताश्री का, जगदीश जी आर्य जी का, तो वो एक राष्ट्रवादी विचार से जुड़े हुए व्यक्तित्व रहे। आपका भी मैं समझता हूँ वही सारा कुछ है।
तो एक धारा निर्धारित हो जाती है। और सामान्य रूप से क्या होता है, जो व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जिस प्रकार से वहाँ की जिसकी उपयोगिता रहती है, उस उपयोगिता के हिसाब से उसका सृजन होने लगता है। तो वो मंचों पे हो, समाज में हो, राजनीति में हो, कहीं भी, तो उसका एक सामान्य रूप से मेरा क्रिएटिविटी को दिशा देने की, सामान्य रूप से आप ये मान के चलिएगा, ये जो कुछ भी शेर व शायरी हो गया, जो साहित्यिक सांस्कृतिक जो और धर्म संस्कृति का ये जो मतलब है, ये मानव द्वारा, ये कला है एक तरह की, मानव द्वारा रचित प्रकृति भी कौन सी, विचारात्मक, रचनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक अभिव्यक्ति, जो न केवल सृष्टि का श्रृंगार करती है बल्कि उसे देखने और अनुभव करने की दृष्टि भी प्रदान करती है। तो जो अभिव्यक्ति है उस सृष्टि की, वही कविता के रूप में, शायरी के रूप में और कलात्मक रूप में, वो सारा कुछ देखिएगा जो ईश्वर ने रचा है, हम हैं, प्रकृति है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी है, सब कुछ, तो ये तो ऊपर वाले का रचा हुआ है। लेकिन जो मानव ने रचा है, ये जो कुछ भी है, ये सब देखते हैं, जो कुछ भी एक सुई से लेके जो कुछ भी एयरप्लेट, ये मानव द्वारा रचित प्रकृति है, मानव के द्वारा रचित प्रकृति है। तो उस प्रकृति को हम किस तरीके से अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, अपने जीवन में अपने कर्म के लिए किस तरीके से अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, कुल मिला के ये अलग विषय है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने सोच के कुछ किया, वो जैसा समय आता गया, वो मेरी जो सृजनात्मकता थी, मेरी सांस्कृतिक चेतना थी, रचनात्मक चेतना थी, वो उस तरीके से अभिव्यक्त करती चली गई। और उसका एक और बता देता हूं, क्योंकि समय का भी रहेगा, इसके बहुत सारे आयाम में 1.5 साल पोस्ट कोरोना एक्यूट एंजाइटी से जूझा, और वो एंजाइटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मेरा सारा मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और वो जो था इस तरीके का दौर था, जिसमें मुझे लगता था कि आगे क्या है, जीवन है भी नहीं है। लेकिन वो आत्मशक्ति जो थी, मैंने योग किया है, मैं आपको बता दूं, योग किया है 20-22 वर्ष, और योग उस स्तर का किया है कि मुझे लौट के आना पड़ा वहां से, क्योंकि मतलब अगर मैं उससे आगे जाता तो फिर पलायन और वैराग्य वो सब कुछ था। तो वहां से लौटता कि जीवन जीना है, समाज में रहना है, और उसके साथ साथ आप अब सन्यासी प्रवृत्ति तो अभी भी आप नहीं, सन्यासी प्रवृत्ति तो वो जो है ना, व्यक्ति की प्रवृत्ति, प्रकृति जो होती है ना, वो उसके जीवन का भी निर्धारण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण उससे भी होता है। तो वो योग करने से चेतना अंदर से निर्मल हो जाती है, सत्याग्रही हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जबकि लोगों को लगता है कि ये अहंकारी है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं सत्याग्रही, प्रतिक्रियावादी हूँ थोड़ा सा। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं प्रतिक्रिया कर देता हूँ, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, और उसमें अपनी तरफ से वहां तक सहन करता हूँ जहां तक मतलब मेरा अंतर ज्यादा आहत नहीं हो, है नहीं। तो अब क्या है कि जैसे कि वहां से निकल के आया तो मेरे सामने संकट था, किस चीज का, प्रोफेशन का संकट था, क्योंकि कुछ तो मैं बीमार था और कुछ अपने मित्र कवियों ने भी बीमार कर दिया कि वो तो जाते आते नहीं है अब कवि सम्मेलनों में, तो इसलिए और ज्यादा उसका नेगेटिव वो हो गया। फिर मैंने ऑनलाइन जो है विदेशों में मेरी 17 देशों की लगभग 52-53 यात्रा है, सब जानते हैं, 4 पासपोर्ट भरे हुए हैं। तो मैं किसी की अटैची उठा के नहीं गया, अपनी केवल ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ जाना आना रहा, अपनी क्रिएटिविटी से। तो वहाँ विदेशों में जो मित्र थे उन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम कराए, उससे मुझे थोड़ा सा मिला, और 1.5 साल के करीब, 1.5-पौने 2 साल फिर उसके बाद में एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है। मैं कुछ विश्वविद्यालयों में मित्र थे अपने, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, उसमें योगेश जी से मिला। तो हाँ, तो मैं गया तो ये था कि शताब्दी वर्ष है, 1922 से शुरू होके 2022 तक शताब्दी वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय का था। मैंने कि शताब्दी वर्ष में कुछ कार्यक्रम वगैरह हो जाए, तो ऐसे मतलब एक मेरा जो मेन स्वर है वो मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग स्वर है नहीं। तो वो विषय चलते चलते आया कि भाई कुलगीत नहीं है विश्वविद्यालय का, तो चर्चा हुई, उन्होंने और भी लोगों को जोड़ा, उसमें कुछ किया, उसके बाद एक समिति बना दी, वो कुलगीत मैंने तैयार करके दिया। तो कुलगीत ऐसा, वो पहले उसमें ही उन्होंने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैं गीत वगैरह लिखता हूँ वो खुद राइटिंग खुद की होती है, रचना अपनी होती है, खुद ही कंपोजिशन करता हूँ, धुनें मेरी अपनी होती हैं, और खुद ही गा के उसको तैयार करके देता हूँ। तो इस तरीके से वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलगीत हुआ। इसके बाद में
जो NSUT, हालांकि NSUT का पहले वैसे शुरू हो गया था लेकिन तैयार करके बाद में दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, उनका पुराना कोई कुलगीत था तो वो चाहते थे कि सर्वभाषा विश्वविद्यालय हो गया है, वो पहले उर्दू, फारसी और अरबी का था, तो सर्वभाषा विश्वविद्यालय हो गया है। तो उनके वीसी साहब ने संपर्क किया के माध्यम से मैं गया, तो वो बहुत अच्छा गीत हो गया। और माननीय जो महामहिम हैं उन्होंने और वहाँ पे सम्मानित भी किया कॉलेज में, उनके जो एनुअल डे होता है जो भी। उसके बाद में ये डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इसका कुलगीत तैयार करके दिया। स्वामी रामदेव जी का पतंजलि विश्वविद्यालय का कुलगीत, वो अभी रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन तैयार कर दिया। उसके बाद मौसम विभाग के 150 वर्ष, IMD के 150 वर्ष पूरे होते थे। मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में था। उन्होंने मेरे संपर्क किया कि हमसे 200 प्रविष्टियाँ मंगाई हैं, 180-90, लेकिन उनमें हमको कोई पसंद नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको तैयार करके दिया और वो पहली बार में उनको पसंद आ गया। तो बस उसको फिर मैं उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद 2-3 मीटिंग्स हुई, जो भी थोड़ा बहुत संशोधन होता ही है, मैं कितना भी उसको परफेक्शन से लाऊं। उसके बाद उसको तैयार कर उसको वीडियो वगैरह बना के उनको भेंट किया। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, बड़ा वो है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, आप भी जानते हैं, उन्होंने संपर्क किया, उनका वो थीम सॉन्ग तैयार करके दिया। ऐसे 25 प्रोजेक्ट जो है पिछले 2.5 साल में हुए, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था कि गजेंद्र जी, मुझे जो जानकारी है आपके बारे में, आप की एक बहुमुखी प्रतिभा में एक प्रतिभा ये भी है कि आपने अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किए। नहीं, उसमें रिसर्च में ये नहीं कहूँगा रिसर्च तैयार किए, मैं उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये भी जो काम मैं बता रहा हूँ ये टाइप ऑफ रिसर्च ही है। बिना शोध के आप कोई गीत वगैरह किसी के बारे में नहीं लिख सकते। ये रिसर्च पेपर तैयार करके क्या है, वो रख जाएगा, मतलब उसको डॉक्टरेट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के उन्होंने उसको स्वीकार किया, जो मतलब परिषद होती है ना, गवर्निंग काउंसिल ने अप्रूव किया। वो नोटिफिकेशन के साथ में 93, बाद में 93 कॉलेजेज में नोटिफिकेशन के साथ में गए। कोई भी कार्यक्रम होता तो पहले कुलगीत बजाया जाता है और उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे समापन समारोह में, मतलब जब ये था तो जून 23 में था, जून 30 जून को, तो वहाँ पर आए थे। वो पूरा गीत जो है स्टैंडिंग ओवेशन के साथ गाया गया, बजाया गया। तो ये मतलब आप शोध पत्र, वैसे शोध पत्र अलग होते हैं, ये शोध ऐसा है जो वास्तविकता के नजदीक है, वास्तविक शोध है एक तरह से। क्योंकि गीत संगीत लिखना वैसे स्वांतो सुखाय लिखने मैं भी लिखता हूँ। एक बात, यही बात आ जाती है, क्योंकि खुद शोध का विषय जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो शोध का एक चीज और है कि गजेंद्र जी, अभी बातचीत से जो आपकी चीज एक निकली कि वो ये जानकारी निकली कि आप जितनी भी अपने गीत वगैरह को आप सृजन करते हैं, उसको कंपोज भी आप करते हैं। क्या कोई पीछे कोई संगीत? नहीं, संगीत ऐसा नहीं, पहले धुन ही बनाता हूँ। पहले धुन बनाता हूँ तभी लिखता हूँ। पहले धुन बन जाती है, उसकी 2-3 धुनें बनती है, एक नहीं। फिर म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पुराने मित्र हैं, उनके साथ ट्यूनिंग होती है, हर किसी की टीम बन जाती है। तो वो मैं उनको डमी रिकॉर्ड कर देता हूँ स्टूडियो में, डमी के हिसाब से म्यूजिक तैयार होता है। उसके बाद फाइनल उसकी डमिंग हो जाती है, मेल फीमेल। यही पिताजी हमारे बोलते थे कि कुछ भी आप लिखो, क्योंकि हमारे पिताजी तो संगीतज्ञ भी थे, संगीत शास्त्री थे। कहते भाई प्रवीण, आपको अगर गीत में रहना है तो पहले आप अपनी स्वतः अपनी धुन तैयार करो, और फिर जब आप उसमें शब्द डालोगे जहां आप अटक रहे हो, इसका मतलब नहीं, उसमें वो बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना, वो हकीकत में क्या है, संगीत केवल संगीत नहीं है, संगीत एक गणित है। गणित है, जो कविता जो है गणित है। जो अतुकांत लिखते हैं कि भाई मैं इस पर किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आजकल कुछ ऐसा मौसम आ गया है, एक तो अपनी मौलिकता पे बहुत सारे लोगों की प्रश्न चिन्ह, आप भी जानते हैं, बहुत सारे इधर उधर से। एक तो सोशल मीडिया ने इतना, मतलब मैं नहीं कहना चाहता, ताकत भी है और कमजोरी भी है। सोशल मीडिया ने कुछ ऐसा किया है कि बोनसाई जो होते हैं, बोनसाई किसी भी तरीके से, जाति के गमलों में, हाँ, तो जाति के गमलों में इस तरीके से, उसमें जो बोनसाई होते हैं, सोशल मीडिया का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास उनको वटवृक्ष दिखा रहा है और जनता उनको वटवृक्ष समझ रही है। सबसे बड़ी समस्या है, नहीं, सबसे बड़ी बात है। और उनको जरा भी एक संकोच नहीं है
वो उसको मैनेजमेंट का हिस्सा समझते हैं, अपने प्रोफेशन के मैनेजमेंट का हिस्सा समझते हैं। उससे क्या जो मौलिक प्रतिभाएं होती हैं उनका नुकसान होता है, अपमान होता है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। ये क्या है, यहाँ बहुत प्रचलन में आ गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो मौलिकता का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, और बहुत सारे सोशल मीडिया ने ये सब मिटा दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो दिख रहा है वो बिक रहा है नहीं। आप किसी को, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो सबसे बड़ा गुण है, आप किसी को अटकाते नहीं, भटकाते नहीं। और आज का जो काव्य जगत का जो ट्रेंड है, अटकाव और भटकाव, ये बहुत बड़ा एक दोष बन चुका है। दूसरा, गजेंद्र सोलंकी जी, एक बात और है कि पहले जो आपने मौलिकता की बात की ना, कोई भी हो, कितना भी वरिष्ठ कवि हो, युग कवि हो, कोई भी हो, वो दूसरे कवियों की पंक्तियों को उल्लेखित करना कोई बड़ी बात नहीं। संचालन में करते हैं, हम भी करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अगर तो आप उसका बहुत सारी चीजें ऐसी अटक जाती हैं। कभी का अगर आप उल्लेख करें तो एक अच्छी एक परंपरा थी कि भाई संचालक कि फलाना कवि ने कहा। मैंने अभी बोला था कुंवर बेचन जी की पंक्तियां नोट कोट की मैंने, नाम लेके की। अगर नहीं भी है, मुझे मालूम नहीं है कि किसकी है, तो किसी कवि ने, किसी शायर ने कहा है, तो यानी अपनी मौलिकता, अपना मेरा नहीं है ये क्रिएशन, ये स्पष्ट हो गया। उसमें आज ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हम इतने नामचीन कवि हैं, उनकी पंक्तियों को लेखित करते हैं, लेकिन हम उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। इस बारे में आपका? नहीं, मैं तो पहले ही बता रहा हूं, ये एक तरह से एथिकली गलत है, एथिकली गलत है, और प्रोफेशनली भी गलत है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी और की क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो। आजकल तो एक चल गया है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जो कि मतलब लेखपाल या राइटर्स बैठा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इतनी क्रिएटिविटी मैं जानता हूं, मैं खुद क्रिएट करता हूं, अगर मेरी कहीं अटक जाता हूं या कोई नहीं होता तो मैं भी किसी से शेयर करता हूं कि भाई यहाँ क्या कैसा होना चाहिए, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा दिमाग जो है अलग अलग उसमें होता है, बिखरा हुआ है नहीं, और जब हम एक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज को, या तो छोड़ देते हैं, या फिर जल्दी करना होता है तो हम सलाह करते हैं किसी से, इस्लाह जिसको बोलते हैं ना उर्दू में। ऐसे ही कवियों में भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि अपनी क्रिएटिविटी 5% भी नहीं, 10% भी नहीं हो, 90% इधर उधर से उठा के अपना कर दो, ये थोड़ा सा है। और ये सही में कवि सम्मेलनों की परंपरा में थोड़ा सा कष्टकारक है। नए कवि आए हैं, वो ग्लैमर से प्रभावित हैं, वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। और आपने भी मतलब एक परंपरा शुरू की है, आपने चंद्रवरदाई सम्मान दिया। चंद्रवरदाई बहुत महान कवि थे, वो अपने युग के कवि थे, मैं अपने युग का कवि हूँ। मुझको अपना युग जीना है, स्वाभिमान के संग जीना है, और स्वाभिमान उसी का होता है जो कि मतलब दूसरे के मान सम्मान को भी ध्यान रखे, भीवादी हो, हीवादिता नहीं स्वाभिमान का मतलब। तो ये सारे विषय हैं। एक क्योंकि गजेंद्र जी, क्योंकि आप बड़े स्पष्ट वक्ता हैं, मैंने क्योंकि अभी आप बोलते बोलते रुके, वो ये आपका विवेक है कि भाई आप बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जानना चाहूँगा कि आज आपने वो कवि सम्मेलन के मंच जिए हैं जहाँ कवि मंच पर चुटकुलेबाजी नहीं होती थी, कवि मंच पर फूहड़ता नहीं होती थी, और आज स्थिति क्या है, अच्छे से अच्छा कवि मंच संचालक जब होता है तो एक कवित्री होती है, और जिस प्रकार से संचालन और कविता पाठ से पहले जो इस प्रकार के संवाद होते हैं, और एक अलग प्रकार का दृश्य, या यदि मैं कहूँ तो वो कविता मंच ड्राइंग रूम से उठ करके सीधा बेडरूम में चला जाता, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो दरअसल क्या है कि हर तरीके के परिवेश हर तरीके का हर जगह होता है, ऐसा कोई नहीं है कि हर जगह ऐसा ही होता है। दो मतलब एक जो ऑडियंस का एक अलग अलग स्तर होता है। जब आप कॉरपोरेट में जाएंगे, शहरी उसमें जाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ें ना के बराबर मिलेंगी। कहीं और रिमोट में जाएंगे, जो रिमोट के कार्यक्रम होते हैं, मेले और इस तरीके के, वहाँ थोड़ा जो लोग आते हैं, हालांकि कवियों का दायित्व है कि उनको अपने स्तर तक उठा के लाएं,
उनके स्तर तक नहीं जाएं या उनको नीचे के स्तर पर नहीं ले जाएं, कवियों का दायित्व होता है। लेकिन जो छेड़छाड़ की बात आप कर रहे हैं ना, कवि संचालक और कवित्री की, ये सब कुछ ये बीच में चली थी, लेकिन अब परंपरा वो धीरे धीरे गायब हो गई है। दूसरा क्या है कि जो चुटकुलों की बात है, जब मैं मंचों पर आया तो बहुत कम इस तरीके का हास्य का था, मतलब बैलेंस था। गीतकार, देशभक्ति और हास्य कवि, ये सब एक बैलेंस था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो हास्य प्रधान होते चले गए और उसमें से गीत जो है गायब गए। जो मूल था मंचों का वो गीत अभी भी, मतलब मजाहिया शायरी जो होती है वो बहुत कम होती है मुशायरों में, शायरी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे कवि सम्मेलनों में भी आजकल हास्य कवि सम्मेलन, हास्य क्या है, पॉलिटिकल मतलब व्यंग कर दिया और किसी मतलब पुलिस के ऊपर, इसके ऊपर जो भी है, पाकिस्तान को निपटा दिया, ये सब कुछ, मतलब इस तरीके का जो वातावरण बना हुआ है। कविता के बहुत आयाम हो सकते हैं। मेरा जो आप सुनेंगे तो उसमें विशुद्ध देशभक्ति होगी, किसी तरीके की मतलब वो नहीं होगी। तभी देश विदेश में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि सामने मतलब पड़ोसी देश के लोग बैठे हुए हैं, है नहीं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं। तो मैंने कि भाई मतलब किसी ने बताया कि ऐसे, तो मैंने पूछा कि आप तो, मेरा एक गीत है कि हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हों जाकर अमेरिका, रशिया, जापान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नैन का तारा हिंदुस्तान, जहां से न्यारा हिंदुस्तान। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी, पंजाबी और मराठी, मणिपुरी, मलयाली, भोजपुरी मलयाली, छत्तीसगढ़िया, तमिल, मालवी, हिमाचली गढ़वाली, हरियाणी गढ़वाली और बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नैन का तारा हिंदुस्तान। तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब गीत हैं। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है और रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और हाँ, परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, ऐसा कि जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं, फूल, खुशबू और चमन अपना ही होता है, बसा लें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाएं, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है। तो चीजें क्या है कि कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छाई के लिए बहुत कुछ अच्छा है पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा माहौल ऐसा बन गया है, बना दिया गया है कि वो जो आयोजक हैं, आयोजक समझे सोशल मीडिया से उठाया हुआ, ये जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब इसकी लाइक्स ज़्यादा हो रही हैं, मतलब और इतने इसके फॉलोअर्स हैं, इतना इनका ये है, वो सब कुछ, वहाँ से उसका आकलन करने लगते हैं कवि शायर का, जबकि वो आकलन का हिस्सा है ही नहीं, आधार ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर एक जागृति लाने की ज़रूरत है। मैं तो अभियान बहुत सारा मैंने संघर्ष किया है, आपको तो पता है। 2000 में जब मैं मतलब 95 में जब आया तो यहाँ माहौल अलग था। एक तो मतलब कुछ ही 5-7-8 कवियों को ही कवि मानते थे जो आसपास दिखाई देते थे। वो गजेंद्र सोलंकी का संघर्ष था। उसने संघर्ष करके यहाँ पर कार्यक्रमों में अपना जो भी स्थान बनाया, जैसे भी, और कुछ ऐसे कवि थे बाहर से, अच्छे कवि थे जिनको बुलाया नहीं जाता था, उनको मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, आप जानते हैं। और उसी का हिस्सा एक और भी कवि है जो आज महान कवि है, वो भी 2 साल मैंने ही प्रमोट किया था उसको, जो जानते होंगे। पहले मोक्षा की वीडियो भी वहाँ पड़ी हुई है, और भी 1.25-2 साल के करीब, और कुछ वैचारिक कारणों से ही मतलब अलग हुए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कवि जो होता है वो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी से कंप्रोमाइजिंग हो जाए, बहुत जल्दी से झुक जाए, और जो कवि के ऊपर वैसे जो मौलिक कवि को अपमानित करने की कोशिश, उपेक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो वो चेतना जो है रिएक्ट करती है थोड़ा सा, और करेगी, क्यों नहीं करेगी। गजेंद्र भाई, एक चीज़ और है कि मैंने आपका वो समय भी देखा है कि आपके कविताओं के बेहद प्रशंसक होते थे। अभी हाल में निधन हुआ सुप्रसिद्ध राजनेता विजय कुमार मल्होत्रा जी। विजय कुमार मल्होत्रा जी आपकी कविताओं के बेहद प्रशंसक थे। कुछ उनके साथ आपका समय बहुत रहा है, कुछ उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भी अच्छा रहेगा। श्रद्धांजलि स्वरूप उनके लिए तो ज्यादा मैंने लिखा नहीं, वो एक आपका मैं बता रहा हूँ कि अटल जी की एक जनसभा थी अंबेडकर स्टेडियम में, ये 99 की बात है शायद। तो क्या था कि मेरा 3-4 वर्ष क्या होते हैं कवि सम्मेलनों में, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता। तो हमारे एक मित्र हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा गजेंद्र जी मैं चाहता हूँ आपका वहाँ पर कोई गीत हो जाए। उसमें ऑलरेडी कृष्ण मित्र जी को, जो कृष्ण मित्र जी हमारे बड़े कवि थे राष्ट्रवादी, उनको, अपने ओम प्रकाश आदित्य जी को और एक आध किसी नाम को ऑलरेडी वो कर चुके थे बुक।
तो मुझे जैसे मिला तो बोले नहीं हमारे कवियों का हो गया अब नहीं, मतलब तो मैंने क्षमा करें आप, ठीक है आपके कवि हो गए हैं तो एक बार मुझे भी सुन लेते, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बोले अच्छा शाम को वहाँ स्टेडियम में आ जाओ। मैं शाम को स्टेडियम में चला गया, वहाँ मीटिंग हो ही रही थी उसकी जनसभा की। तो मैंने वो गीत है आप थे तो मैंने कहा कि मेरा जो गीत है उसमें ये था कि लक्ष्य है अटल हमारे देश की पुकार है, देश की पुकार क्या ये वक्त की पुकार है, वक्त की पुकार है ये देश की पुकार है, देश की पुकार ये वक्त, मतलब इस तरीके से सुनाया। तो बोले ठीक है आप रहना, आपके सामने की बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको लेकर देखिएगा दो चीज है मेरा, एक तो ये था कि मैं अपनी शायरी से कविता से राष्ट्रवाद की लाइन को लंबी करना चाहता हूं, दूसरे की लाइन को छोटा करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं होता है कि पॉलिटिकली मैं किसी को गाली दे के अपनी कविता को या अपने आप को बड़ा करूं, किसी कंधे पे बैठ के मतलब ये करूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरा जो मतलब देश है मैंने सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स की है। सोशियो कल्चर का मतलब ये है कि उसमें कहीं किसी को उपेक्षा अपमान वगैरह कुछ नहीं, ठीक है जहाँ जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से। प्रसंग तो बहुत सारे हैं ऐसे जो अनगिनत हैं। जब लोग कहते घूम रहे हैं आज के टाइम में अटल जी की जयंती पर कि हम अटल जी के निवास पे वहाँ पे जाके अटल जी बुला देते थे हमको कविता पढ़ने के लिए। मुझे मालूम है मैं नेशनल को कन्वीनर था आर्ट एंड कल्चर सेल का, कौन कभी वहाँ गया कौन नहीं गया तो कुछ सुरेश शर्मा जी और दो चार नाम ऐसे थे जिनको कभी अटल जी के वैसे मिलने जुलने के लिए। एक कवि गजेंद्र सोलंकी था जो माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने जब श्रम मंत्री थे उन्होंने एक वो शुरू किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का काम, आपको भी शायद याद होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इंश्योरेंस का तो कार्यक्रम अटल जी के निवास पर ही रखा गया था। तो उसमें उन्होंने कहा गजेंद्र जी आप आ जाओ एक कविता सुना देना। तो एक विषय और जुड़ गया था उसमें, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान का उसी टाइम जुड़ा था क्योंकि परमाणु विस्फोट पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था। उस परमाणु विस्फोट के बाद में सबके अंदर एक अलग अलग कविता लिखने का वो था। तो एक गीत लिख रहा था मैं, जिस गीत को 5 जन्य की उसमें द्वितीय स्थान भी मिला था और वो गीत था नाम है छंदों का सौदागर। उन्होंने एक प्रतियोगिता डाली 5 जन्य ने कि हुई मौन कवियों की वाणी, और ये वो चैलेंजिंग मतलब कवि क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं। तो मैंने उसका उत्तर भी लिखा कि नहीं मौन कवियों की वाणी, लावा सम है लहू धधकता, और इस तरीके से फिर वो गीत मैंने 6 अंतरे लिखे थे उसमें। तो गीत तो लंबा है, उसमें एक अंतरा गलती से इसलिए कहूँगा कि उसमें जो 5 जो निर्णायक मंडल के लोग थे, नरेंद्र कोहली जी थे, विजय गुप्ता जी थी, नरेश शांडिल्य जी थे और दो तीन नाम याद नहीं है, 5 जो थे। तो उन्होंने उसको गीत को प्रथम आना था। नामे छंदों का सौदागर ना ही गीतों का व्यापारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें बहुत सारे आते हैं मतलब रोती गंगा, मतलब सावन प्यासा भादों प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है, आशा प्यासी सपने प्यासे, जीवन का मधुबन प्यासा है, जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है, निगल रहा वनगांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है, उस माटी की प्यास बुझाओ बनकर कलयुग के अवतारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और उसमें रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी, रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी, रोती फैल रहा विष अंग अंग में पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगें पटक पटक सर तट पर रोती, हुए विशैले जलथल अंबर महाप्रलय की है तैयारी, हृदय वेदना सुना रहा हूं मानवता का एक पुजारी। तो फिर घूमते घूमते उसमें एक आया 5-6 अंतरों में कि ओ वीरों के वंशज जागो जागो, पौरुष के अवतारो, कोटि कोटि शिव शंकर जागो जागो, शोणित के अंगारो, करो प्रकाशित 10 दिशाएं बनकर तुम नवयुग के दिनकर, क्रांति वीर प्रियंकर जागो जागो नवनूतन उजियारो, बेला है यह बलिदानों की कर दो दूर निशान अंधियारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी, आशाओं के। और उसमें दरअसल क्या था, 5 अंतरे काफी थे लेकिन मेरे दिमाग में उस समय अटल जी घूम रहे थे। तो मैंने एक अंतरा उनके ऊपर डाल दिया उसमें कि पूजन कर परमाणु शक्ति का, निज पौरुष का ज्ञान कराया, राष्ट्र संघ के दिव्य मंच से हिंदी का सम्मान बढ़ाया, और प्रतिबंधों से हमें डराते बनकर जो दुनिया के दादा, अटल इरादे लक्ष्य अटल है हमने यह जग को समझाया, चिर साधक हम संस्कारों के हम ही चिर गौरव अधिकारी, आशाओं के दीप जलाता भारत माँ का एक पुजारी। बहुत अच्छे आशाओं के दीप जलाता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं जो
मैं संदेश देना भी चाहता हूं कि झूठ का प्रचार वगैरह स्थायित्व नहीं होना चाहिए, झूठ स्थापित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो अटल जी के साथ कि मतलब मैंने काव्य पाठ किया, मुझे बुला लेते थे निवास पे, ये वो दुनिया भर के ये जो है, ये आई नो वेरी वेल। कोई अगर डिबेट करना चाहे तो आई एम रेडी टू। हाँ, तो इसमें उस दिन जो नहीं पता कि वहाँ स्टेडियम में मैं भी था। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी को अपमानित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप झूठ को स्थापित क्यों करना चाहते हो जबरदस्ती, अपने स्वार्थों के लिए, लालच के लिए? अटल जी जैसे व्यक्तित्व को, अजात शत्रु को, उनको आधार बना के आप अपना कद बड़ा करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं। मैंने तो कभी नहीं आज तक, आज आप पूछ रहे हो तो मैंने बताया, नहीं तो मैं ज्यादा करता ही नहीं। अभी अटल जी के उस पर वो एक बस वो मैं समापन करता हूं। तो वो गीत जो था मेरा, उसका एक अंतरा मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि वो जय जवान जय किसान, जय विज्ञान से रिलेटेड है। उसमें कहता कि जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, जय जवान और जय किसान अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जो पहरी बन सीमाओं पर मृत्यु से लड़ जाते हैं, सींच सींच कर खून पसीने से माटी महकाते हैं, जो मृत्यु से लड़ जाते हैं, जो माटी को महकाते हैं, जिनकी मेहनत से ही महके निर्जन रेगिस्तान भी, जय जवान। और इस तरीके से वो गीत है, उसमें बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं। तो हालांकि ये गीत है, उस तरीके की कविता ओजस्विता और उससे नहीं है, लेकिन ये कंटेंट इसका ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आत्मगौरव की भावना भरता है, जवान, किसान और विज्ञान को सम्मानित करता है। मैंने गजेंद्र भाई को का साथ मेरा मॉरिशस विश्वविद्यालय सम्मेलन में रहा, और वहाँ पर आपने कवि सम्मेलन का संचालन किया, और अनेक आपके, जैसे बताया कि आपके 2 बार पासपोर्ट बुक आपकी भर चुकी है, 4 चौथा पासपोर्ट चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि गजेंद्र सोलंकी एक स्वाभिमान का नाम है, क्योंकि कई बार गजेंद्र सोलंकी से कितना, अगर मैं कहूँ तो मैंने कितनी प्रतीक्षा की होगी गजेंद्र सोलंकी को यहाँ तक खींच के लाने की। मैं रियली बता रहा हूँ। अब की बार तो इन्होंने कसम दिला दी कि भाई साहब मना नहीं करोगे आप। तो मैंने कि कोई अहंकार नहीं है, लेकिन गजेंद्र सोलंकी इसलिए, कारण क्या है कि सतमोला कवियों के चौपाल का एक पिन पॉइंट है कि मैं उन लोगों को बातचीत के माध्यम से, जिसको आज पॉडकास्ट बोलते हैं, क्योंकि कवि मंच पर जो परिचय होता है कवि का, वो एक जो मंच का है। आज आपने सभी दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आपने जाना गजेंद्र सोलंकी वास्तव में क्या है। एक वृहद व्यक्तित्व का स्वामी है, बहुमुखी प्रतिभा हमें तो पता थी, समाज को पता होनी चाहिए, कवि समाज को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके जीवन मूल्य क्या है वो भी आपने जाने, और साथ ही साथ मैंने वचन दे रखा था गजेंद्र भाई से, मैं आपको किसी कविता के लिए आग्रह नहीं करूंगा, और मैंने ईमानदारी से करा भी नहीं। लेकिन एक मालूम है कभी आएगा तो कुछ ना कुछ तो सुनाएगा ही। लेकिन आपको बातचीत के माध्यम से, और वो भी मंचीय, जो मंच पे जो कविताएं प्रस्तुत करते हैं, उससे अलग हट करके आज आपको सुनने को मिला। प्रिय दर्शकों, आपको ये पॉडकास्ट विश्वविख्यात ओज कवि ऋषि कुल के अपने कवि ऋषि कवि आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं हमें टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर 9711182183 पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जरूर देने की कृपा करें। गजेंद्र सोलंकी जी, आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके इस कार्यक्रम के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल, ऐसे ही चौपाल जो है महकती रहे और खुशबू चारों तरफ फैलाती रहे कविताओं की, शायरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना?
तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ, सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। आज हमारा परम सौभाग्य है, एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए। जोरदार तालियों से। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं और आपने अपने जैसे सतमोला कवि चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत ही श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें, डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप। अब ये तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है, मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों पूरी गज़ल सुनाता हूँ आप। एक टीस सी दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। एक टीस सी दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। जब उनका तस्वुर करता हूँ, हर जख्म हरा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने। क्या जानिए मेरी किस्मत में, क्या लिख दिया लिखने वाले ने। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वही मुझसे खफा हो जाता है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, वही मुझसे खफा हो जाता है। अब जिस शेर के लिए आदरणीय राम अवतार बेरवा जी ने हमसे आग्रह किया इस गज़ल को सुनाने के लिए, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं। जल जाती है सोने की लंका, जब वक्त बुरा हो जाता है। वाह। जल जाती है सोने की लंका, जब वक्त बुरा हो जाता है। अब अपने दिल की बात आप तक पहुंचाता हूँ। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की। जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है,
जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। अब देखिए जो मैंने महसूस किया है दर्द और समाज की कमजोरी, जो लाचारी, अ, पता नहीं क्या आप संज्ञा देंगे उसको, लेकिन मेरी नज़र में वो ये है, उस शेर के जरिए आपको सामने रखता हूँ। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाब अक्सर आधा। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। वाह, पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। अब देखिए जो अगला शेर है वो मैं अपने दोस्तों के लिए मैंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई उससे दो चार है, हर कोई प्रभावित है, तो आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा सर। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर के माने होता है ओपनली, और बातिन के माने होता है सेक्रेटली, छुपा हुआ। तो जो ज़ाहिरी तौर पे किससे किससे रिश्ता है, मुझसे तो रिश्ता है, आप मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, और पता नहीं आप अंदर खाने किससे किससे मिलते हैं, किससे किससे रिश्ता, वो बताने की कोशिश की। आप देखिए, तो दोस्तों के लिए लिखा है मैंने, जुड़ जाइएगा इससे। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो जाता है। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो जाता है। अब मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ सर। देखिए, मेरा नाम नज़्म है, और मेरे नाम का मेरा तखल्लुस भी नज़्म है, और इसका लफ्ज़ी मानी जो है शादी कर, वो मैनेजमेंट के हैं, प्रबंधन के। नज़्म का मानी प्रबंधन, प्रबंधन सोच के रखिएगा अपने जहन में। तो मक्ता का शेर हाजिर करता हूँ। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। है नज़्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। वाह, किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये थे डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी, और आपने इनकी पंक्तियां सुनी, आपके दिल में उतरी। अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ वो होते हैं, एक तरफ डीडी उर्दू से कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्देशक, निर्माता, और दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक। आप ने भी अनेक कवियों को, चाहे वो हिंदी के हों, अभी सर्वभाषा कवि सम्मेलन आपके ही उसमें देख रेख में प्रमुख रूप से आपकी योजना रहती है। अनेक आपने सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो गणतंत्र दिवस के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, एक दो कार्यक्रमों में भी रहा उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कार्यक्रम निदेशक हैं आकाशवाणी के, आप कवियों का मानस बड़े अच्छी तरह समझते हैं,
उसका एक मूल कारण क्या है कि आप खुद एक चर्चित गजलकार हैं। केवल आकाशवाणी का निदेशक होना ही काफी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब एक इतने उस्ताद साहब हैं, वैसे ही डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी बहुत ही संवेदनशील रचनाधर्मिता करते हैं। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी को आमंत्रित करता हूं शानदार कविताओं के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। बसंत पंचमी का माहौल है और बसंत जब आता है तो बसंत आता नहीं, लाया जाता है। हमारे दिल में बसंत नहीं है तो फिर बसंत का आना बेकार है। तो बसंती हवाएं जब दिल में उठती हैं तो एक कवि और रजवी जानते हैं कैसे शायर कैसे चुप रह सकता है। अपने आप उसके दिल में शब्दों के बीज उग रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं। तो एक दो चार शेर पढ़ देता हूँ कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो मेरी पहचान है वो गजल दे रहा हूँ। कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो मेरी पहचान है वो गजल दे रहा हूँ। और अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली, अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। वाह वाह। कि अमीर होता तो बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। वाह वाह। कि हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ मक्तल दे रहा हूँ। और हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया था, तुम्हें जीवन के सारे पल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें जीवन के सारे पल दे रहा हूँ, ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो मेरी पहचान है वो गजल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफी लोगों को ये जानकारी रही होगी कि अभी पीछे 25 नवंबर को एक पारिवारिक विवाह में हम जा रहे थे, मैं और मेरी श्रीमती जी, और दुर्घटना के हम शिकार हो गए। और ये जो दुर्घटना घटी, सूरजकुंड हम जा रहे थे विवाह समारोह में, और डिवाइडर पे कार पलटी। हमें तो ये भी नहीं पता डिवाइडर पे चढ़े क्या रहा। वो बच्चे यहीं उपस्थित हैं जिन्होंने, मैंने इन बच्चों को एक संज्ञा दी, नाम दिया वो देवदूत। मैंने फीड भी देवदूत के नाम से किया कि अगर ये बच्चे ना होते तो शायद मैं और मेरी श्रीमती यहाँ ना खड़े होते। और मैं इन बच्चों का परिचय अपने चैनल के माध्यम से इसलिए कराना चाहता हूँ कि वो शब्द गजेंद्र जी ने भी मुझे सजेस्ट किया कि वो तो बड़ा छोटा शब्द हो जाएगा, सम्मान, कि आप लोगों ने जो मानवीय कदम उठा के पहल करी, इससे समाज भी जागरूक हो। सबसे पहले तो मैं आपका, गजेंद्र सोलंकी जी, संजीव जैन जी और सैयद नजम इकबाल जी, सबसे, क्योंकि सब तो बीच में आ नहीं सकते, लेकिन सबका नाम ले रहा हूँ। नीरज त्यागी जी, संजय जी, अक्षय जी और शुभा जी, खुद मेरी धर्मपत्नी है, प्रशांत अपना बच्चा। तो विशेष रूप से गजेंद्र जी, सैयद नजम इकबाल जी और संजीव जैन जी, बच्चों को अंगवस्त्र पहना करके उनको अभिनंदन करें। मोहम्मद रेहान, दिलशाद जी और मोहम्मद शाहिद।
तो मैं मोहम्मद रेहान जी से केवल थोड़ा सा जागरूकता बनी रहे समाज में, ये तो एक दृश्य है। कई बार हम लोग, एक मैं गजेंद्र सोलंकी जी को ही दे रहा हूं। प्रवीण जी, जो घटना आपने बताई है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है और बाकी समय के अनंत प्रवाह में हम सभी अपना अपना कालखंड जीते हैं। कोई समय का कुछ नहीं पता होता, बहुत सारे लोग आए चले गए दुनिया में। लेकिन ये जो मानवीय संवेदना है जो व्यक्त की है इन हमारे भाइयों ने, और इसमें कुंवर बेचैन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। पूरी दुनिया मानव सभ्यता अंतर निर्भरता के ही उस पर चल के यहाँ तक पहुंची और आगे भी दुनिया चलेगी कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। तो क्या हुआ है कि अगर इनके मन में भावना संवेदना नहीं हो तो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, लोग पास भी जाने से डरते हैं, पता नहीं पुलिस केस हो जाएगा, क्या होगा, मतलब कोई घटना दुर्घटना हो गई तो गवाह बनना पड़ सकता है, ये दुनिया भर के झंझट होते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत के साथ साथ वो भावना जो है दिल में, मानवीय भावना जो संवेदना जो है, उसके कारण उन्होंने किया। ये सब बधाई के पात्र हैं और इनसे प्रेरणा और लोगों को भी लेनी चाहिए कि मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस धरती पर ही है, बाकी कहाँ जीवन है पता नहीं है। मंगल पे ढूंढ लो, चंद्रमा पे ढूंढ लो, कहाँ यहाँ ढूंढ लो, वहाँ ढूंढ लो, लेकिन यह है। और सबसे बड़ी बात अंत में यही कहना चाहता हूँ, कभी सागर की गहराई, बहुत सारे लोग जो थोड़ी सी ऊंचाई पाकर जो है जमीन छोड़ देते हैं, उनके लिए कहा कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। तो इस ज़मीन पे पूरी जो दुनिया है उसके साथ कहीं ना कहीं प्रेम, सद्भाव और ये सब कुछ रहना चाहे। जातिपंथ संप्रदाय के अपना स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन उसके कारण कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, समाज में एकता समरसता रहनी चाहिए। यही भारत की संस्कृति है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वो जो हमारे पूर्वजों ने कहा, आज पूरी दुनिया जो है उस पे जहाँ जहाँ वो सद्भावना है वहाँ आनंद है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है। जहाँ नहीं है, पूरी दुनिया, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया अब दिखाई देती है। तो इसलिए इसको हमको लेकर चलना है। और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और आपने जो काम किया है, प्रवीण जी का अपना व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी होती होंगी, लेकिन कितने लोग आप जैसे होते हैं जो सामने आते हैं और कितने लोग राह देख के निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छा है। और ये आज सतमोला यहाँ पर बुला के आपने सम्मानित किया, और आपका सम्मान और भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके आपके सम्मान के वजह से हम सब गौरवान्वित होते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपका सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित हम होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद रेहान से 2 शब्द के लिए निवेदन करूंगा कि 2 शब्द जरूर बोलें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड मिस्टर प्रवीण सर, इनका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमें गौरवान्वित किया। और आप सभी लोगों का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी लोगों का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने मैं इतनी इज्जत से नवाजा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। जोरदार ताली के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है, 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183
पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।